लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 2 यूनिट्स हैं अपनी फर्स्ट बुक की, उनको कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट, आज से हम लोग यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में है और उसकी स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर जो है हम लोग उसकी पूरी स्टडी कर लेते हैं। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में था तो उसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो भाई किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो टोटल स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो भाई अपनी फर्स्ट हेडिंग है यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? तो जनरली स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के लिए हमने यूज किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बोला था सच टाइप ऑफ फील्ड इन विच एनी इलेक्ट्रिक चार्ज विल फील एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही यहां पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको समझ लेते हैं ठीक उसी तरीके से। तो लेट करते हैं स्टूडेंट कि ये यहां पर कोई एक बार मैग्नेट प्लेस्ड है और उसका जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। स्टूडेंट, आप सोचेंगे सर ने अभी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की और फर्स्ट टाइम ये मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैग्नेट जनरली नेचर में प्रेजेंट होता है और मैग्नेट वर्ड मैग्नीशिया कंट्री के नाम से पड़ा था, और वहां पर जो है एक माउंटेन था जहां पर ये जो है आयरन Fe3O4 मैग्नेटाइट में जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई गई, जिसकी वजह से उसकी इस प्रॉपर्टी के नाम से उस आयरन के ओर का नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। क्लियर? तो भाई मैग्नेटाइट के नाम से मैग्नेट भी उसको कहा जाने लगा। अब स्टूडेंट यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो भाई जिस भी मटेरियल से, अगर आयरन से हम मैग्नेट को बना रहे हैं तो आयरन की हम एक निडल बना लेते हैं। इट मींस उसको एक एरो की तरह आयरन जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उससे हम एरो की तरह बना लेते हैं और उसको बोलेंगे मैग्नेटिक निडल। अब स्टूडेंट जनरली अगर ये एक आयरन का ही हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमें चेक करना है कि इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और हम पता कैसे करेंगे कि भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो हमें करना क्या है, हमारे पास जो मैग्नेटिक निडल है उसको हम यहां फ्रीली सस्पेंड करेंगे, और जब हम मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेटिक निडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टॉप होगी। मान लीजिए सपोज दैट हमने मैग्नेटिक निडल को यहां पर रखा है, तो मैग्नेटिक निडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है स्टॉप हो रही है। तो इट्स मीनिंग इज दैट कि यहां पर स्टूडेंट एक मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सी बात है, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी और हम मैग्नेटिक निडल को वहां फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो उस मैग्नेटिक निडल में एक टॉर्क लगेगा। स्टूडेंट, हम लोगों को मालूम है कि भाई जो मैग्नेटिक निडल होती है उसका जिधर एरो होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जिधर टेल होता है उधर साउथ पोल बोलते हैं। क्लियर? तो भाई अगर मान सपोज दैट मैग्नेटिक निडल को आपने इस तरीके रखा हुआ है तो जो इसका साउथ पोल है वो साउथ से रेपेल होगा, और जो इसका नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ से रेपेल होगा। जो नॉर्थ पोल है वो साउथ से अट्रैक्ट होगा, और जो नॉर्थ पोल है वो इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक निडल में एक टॉर्क लगने लगेगा, और इस टॉर्क की वजह से रोटेट होकर एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकेगी। तो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटिक निडल को प्लेस्ड करते हैं तो मैग्नेटिक निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकेगी, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल का एरो जो है पॉइंट करेगा वो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी
और मान ली सपोज दैट हम दूसरे यहां पर भी मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, देन स्टूडेंट कुछ वो इस तरीके से रुकेगी। अगर यहां पर फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो मैग्नेटिक निडल कुछ इस तरीके से रुकेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में हमें मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो भाई मैग्नेटिक निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकेगी उस पॉइंट में, और वो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक निडल जिसे पॉइंट करेगी वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर स्टूडेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स को हम मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन हमें उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिनोट करेगी। इट मींस स्टूडेंट यहां ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनकर आ रही है। क्लियर स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। नाउ स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर देखा है कि जनरली जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमें कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो कंपास निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकता है। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि वहां पर एक जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो भाई डेफिनेशन क्या बनी मैग्नेटिक फील्ड की? तो मैग्नेटिक फील्ड हम उसे कहते हैं भाई जिसके अंदर कोई कंपास निडल ले जाने पर वो कंपास निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुके तो हम उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट यहां पर देखिए अर्थ जो है हमारी वो भी एक मैग्नेट है। अगर अर्थ के सरफेस में हम मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। इट मींस मैग्नेटिक निडल का अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रुक रहा है, जिसे हम ज्योमेट्रिकल नॉर्थ डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो हम डायरेक्शंस बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। स्टूडेंट अगर अर्थ के सरफेस में मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो मैग्नेटिक निडल हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकती है। इट्स मीनिंग इज दैट कि उस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये जो मैग्नेटिक निडल है वो शो करने वाली होगी। तो स्टूडेंट जिधर अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन होती है उधर अर्थ का एक्चुअल में साउथ पोल होता है। अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो उधर अर्थ का एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, लेकिन हम उसे ज्योमेट्रिकली जो डायरेक्शन वो जियोग्राफिकली जो डायरेक्शन है वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, बिकॉज ये जो हमारी मैग्नेटिक कंपास निडल का नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो स्टॉप हो रहा है वो इसका नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन में एंड साउथ पोल जो है उसका साउथ डायरेक्शन में स्टॉप हो रहा है। तो भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। इट मींस जिसे हम साउथ डायरेक्शन कहते हैं उधर अर्थ का नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? एक मैग्नेटिक निडल होना चाहिए और उस मैग्नेटिक निडल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे मैग्नेटिक निडल को। मैग्नेटिक निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकेगी बिकॉज उसमें एक टॉर्क लगने लगेगा, उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट होगी और एक डेफिनेट डायरेक्शन में रुकेगी और वही डेफिनेट डायरेक्शन उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर ऐसा होता है किसी भी फील्ड के अंदर तो उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। आर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट 1820 में आर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उनकी स्टडी जो है हम लोग इस आर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में करने वाले होंगे। तो भैया आर्स्टेड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सेल जो है, एक इलेक्ट्रिक सेल लिया और एक कीली और यहां पर एक कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक सेल से जो है कनेक्ट कर दिया। क्लियर? लार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहां पर बैटरी भी अप्लाई कर सकते हैं
और ये है कि नाउ स्टूडेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, क्लियर। बट स्टूडेंट यहां पर की को हमने करके रखा है ऑफ, देन इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही। तो स्टूडेंट जब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रही है और हम इसके पास कंपास निडल को लेकर जाते हैं, भाई अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड वहीं पर होगी जहां पर कंपास निडल एक डेफिनेट डायरेक्शन पे रुके। तो यहां पर जब हम एक मैग्नेटिक निडल को लेकर आते हैं तो स्टूडेंट मैग्नेटिक निडल के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, मैग्नेटिक निडल जिस भी डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में रुकी रहती। तो फर्स्ट केस में क्या किया गया भाई, बैटरी की हेल्प से एक कंडक्टर को अटैच किया गया और एक उसमें की लगी हुई थी, की को ऑफ रखने पर कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, तो कंपास निडल में किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने क्या किया, स्टूडेंट ये जो की है उस की को इन्होंने ऑन कर दिया, इट मींस की को क्लोज कर दिया। अब भाई जब की हमारी क्लोज हुई इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इट मींस अब स्टूडेंट कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है। नाउ स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए फिर से ये कंपास निडल को इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पास लेकर गए, करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पास लेकर गए और उन्होंने देखा कि अब कंपास निडल में एक जो है डिफ्लेक्शन शो होने लगा है। कंपास निडल जिस डायरेक्शन में स्टॉप थी उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है और एक दूसरे डायरेक्शन में रुकी हुई है। तो स्टूडेंट ऐसा उन्होंने कब देखा, जब उन्होंने की को क्लोज किया और बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी कंडक्टर में। फिर इसके बाद वो कंपास निडल को कंडक्टर के पास ले गए और उन्होंने देखा कि कंपास निडल एक डिफ्लेक्शन शो कर रही है। और ऐसा स्टूडेंट तभी होता है जब कंपास निडल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि अब भाई करंट के फ्लो होने पर करंट के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट अपने थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या किया, जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इट मींस जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव कर दिया और जिधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव कर दिया और की को क्लोज रखा। तो इसकी वजह से कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी, कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही। बट अब जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है स्टूडेंट वो रिवर्स हो गया। तो भाई अगर बैटरी की पोलैरिटी को इन्होंने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। नाउ स्टूडेंट कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसके बाद ये कंपास निडल को लेकर यहां जाते हैं। तो फिर ये जो कंपास निडल है ये एक जिस डायरेक्शन में स्टॉप होती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप होने लगी। तो अब स्टूडेंट उनको ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल कि भाई जब बैटरी से करंट को हम कंडक्टर में फ्लो नहीं कराते हैं तो कंपास निडल किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। बट जैसे ही की को क्लोज करते हैं या सर्किट में करंट को ऑन करते हैं तो करंट के फ्लो होने पर कंपास निडल जो है एक डिफ्लेक्शन शो करता है और जैसे ही वो बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन, कंपास निडल जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप होती है। तो इस तरीके स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट से वो ये बात एक रिजल्ट दे सके कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक निडल क्या करती है, एक अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और एक दूसरी डायरेक्शन में स्टॉप होती है। तो भाई यहां पर अब ये क्लियर हो गया कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और स्टूडेंट इस तरीके से ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से
और चार्ज के मोशन से, भाई फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देन अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इट मींस उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज के फ्लो से कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये आर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का स्टूडेंट रिजल्ट था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और बायोट-सवर्ट लॉ। स्टूडेंट आर्स्टेड ने जो अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंपास निडल को ले जाने पर कंपास निडल एक डिफ्लेक्शन शो करती है। अब इस कॉन्सेप्ट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो भाई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, वो किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसको हम लोग इस डेरिवेशन में जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो भाई 1820 में आर्स्टेड ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था। 1820 में बायोट एंड सवर्ट दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ढेरों एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड आउट की। तो भाई हम यहां लेट कर रहे हैं एक जिगजैग इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इस कंडक्टर का नेम रख देते हैं स्टूडेंट एक्स वाई। एक ये इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट, उसको लेट करते हैं हम आई। अब भाई अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और हम लेट करते हैं कि कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस में, कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट है P, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये स्टूडेंट हम आपको बाद में समझाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और इस कंडक्टर से इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर लेट कर लेते हैं। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर हमने एक जिगजैग करंट कैरिंग कंडक्टर लेट किया हुआ है। करंट कैरिंग कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट P है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट सबसे खास बात क्या है इस डेरिवेशन में? सबसे खास बात इस डेरिवेशन में ये है कि स्टूडेंट हमें जो है पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। हमें पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स में जो है डिवाइड कर लेना है। तो इस कंडक्टर को हमें इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेना है। अब मान लीजिए सपोज दैट यहां स्टूडेंट एक एलिमेंट है AB, इस एलिमेंट का नाम रखते हैं AB एलिमेंट है एक, और इस एलिमेंट AB से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट P है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। और इस एलिमेंट AB का जो लेंथ है उसको हम लोग लेट कर रहे हैं डेल्टा L। क्लियर? तो अब पूरी बात क्या क्लियर हुई? बायोट-सवर्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर वो किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के एक इनफाइनाइटेसिमली एलिमेंट से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट में जो है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते थे। तो भाई उनके जो एक्सपेरिमेंट है उनके रिजल्ट के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा? तो उन्होंने बताया स्टूडेंट कि पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस एलिमेंट AB, वो जो एलिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट है I, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस अगर एलिमेंट में करंट को इंक्रीज करते हैं तो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। एंड नंबर सेकंड में बताया कि ये जो एलिमेंट है ये जितना इसका लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P में उतनी ज्यादा होगी। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B है
एट पॉइंट P वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस एलिमेंट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ स्टूडेंट नंबर थर्ड पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट है और एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन है, एलिमेंट एंड एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इन दोनों के बीच जो एंगल है डेल्टा थीटा, इस एंगल डेल्टा थीटा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट नंबर फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो ये एलिमेंट है ए बी, इससे पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P में, जो कि डेल्टा बी है। अब अगर हम ये अबव फोर रूल को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो स्टूडेंट हमें मिलेगा डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो ये बनेगा डेल्टा बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लग जाएगा यहां म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरीके के डेरिवेशन की स्टडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो कि हमने क्यूलम्स लॉ में की थी। क्यूलम्स लॉ भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट हुआ था, और क्यूलम्स लॉ में भी हमने देखा था कि वहां पर एक जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके यहां एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे खास बात यह है कि जो ये म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो जो म्यू नॉट है ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। और यहां स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो इसकी वैल्यू जो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये जो है जो वायर के सराउंडिंग एयर प्रेजेंट है उस एयर मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। और यहां पर स्टूडेंट अगर हम डेल्टा बी की यूनिट रखें तो भाई हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो भाई B का जो यूनिट बनेगा वो यूनिट ऑफ B अगर हम लोग निकालेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर हम लोग यहां लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और इसी को स्टूडेंट हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। क्लियर? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर एम्पियर और इंटू मीटर और टेस्ला है, और जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम का जो यूनिट है वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ये जो टोटल रिजल्ट है ये बायोट एंड सवर्ट ने जो 1820 में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए उनके रिजल्ट से फाइंड आउट हुआ है। इसमें हमें एक जिगजैग करंट कंडक्टर के एलिमेंट्स की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B फाइंड आउट हुआ। नाउ स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट?
एंड जो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, तो उसको स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू आएगी वो 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आएगी। अब स्टूडेंट इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन स्टूडेंट अगर हम जो है इनको एक दूसरे से डिवाइड करा दें, क्लियर, तो स्टूडेंट इनकी वैल्यू जो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड करने जा रहे हैं। देन स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, तो भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -7। और यूनिट के लिए भी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहां पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। तो भाई यहां न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। अब ये आ रहा है म्यू नॉट इंटू 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 16। और स्टूडेंट यहां पर इन प्लेस ऑफ कूलम हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, क्लियर। तो भाई इन प्लेस ऑफ कूलम लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर स्क्वायर। यहां पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। नाउ एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल, देन स्टूडेंट ये बना मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इस टोटल को जो है होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर है, यहां पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का भी होल स्क्वायर हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां जो स्पीड ऑफ लाइट c होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो क्लियर है स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रही है। देन 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। और इसी रिलेशन को हम लोग c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो भाई मीटर पर सेकेंड ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट के बीच जो रिलेशन है, c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में कई बार ये यूज में भी आता है। नाउ स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा तो स्टूडेंट ये 3 रूल्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो स्टूडेंट राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 में क्या है कि हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट में, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के पाम को कुछ इस तरीके रखेंगे कि जो थंब है वो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताए। मान सपोज दैट यहां पर एक कंडक्टर प्लेस्ड है और उस कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये, तो थंब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताएगा और फिंगर्स को हमें उस पॉइंट पे प्लेस्ड करना है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। देन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा पाम में वो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। कुछ इस डायग्राम में हमने इसी तरह किया हुआ है। ये जो थंब है हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, यहां पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। देन स्टूडेंट जो पाम में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल में अगर हमें किसी भी कंडक्टर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को बताना है, तो स्टूडेंट जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है
उधर हमें क्या करना है, अपने थंब को प्लेस करना है कंडक्टर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है स्टूडेंट, ये हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस स्टूडेंट यहां पर कर्ल्ड फिंगर कुछ इस तरीके हैं, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके होंगी, और किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो कर्ल्ड फिंगर से हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। सिंपल है स्टूडेंट। नंबर 3 है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमें जो करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है आई। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्क्रू जो राइट हैंडेड स्क्रू है उसको हम जो है पेचकस की हेल्प से कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, और स्टूडेंट जिधर जो है करंट फ्लो हो रही है जब हम इसको घुमाएंगे रोटेट करने पर, जो स्क्रू का टिप है वो करंट के डायरेक्शन में जब चलेगा घुमाने पर, तो इस स्थिति में जो हमारा थंब है वो जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो स्टूडेंट अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई ये 3 रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। तो यहां पर हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेट करना है, उसका नेम रखते हैं स्टूडेंट CD। अब स्टूडेंट इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ भी फाइनाइट है, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है जिसको लेट करते हैं I। नाउ स्टूडेंट हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सके। बट स्टूडेंट अगर हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर लें तो जरूर हम बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जो है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट लेट किया हुआ है, वो है EF। क्लियर स्टूडेंट? तो ये यहां पर हमने लेट किया हुआ है एक एलिमेंट EF, और इसकी लेंथ भी स्टूडेंट है डेवर L। क्लियर? और स्टूडेंट इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r में एक पॉइंट है P, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं O, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। नाउ स्टूडेंट जो EF है इसकी वजह से पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी डेवर B, उसको जो है फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से एक आर्बिट्री डिस्टेंस लेट करते हैं स्मॉल x। क्लियर स्टूडेंट? अब ये इस एलिमेंट EF वेरी स्मॉल है, देन अगर हम F को पॉइंट P से भी ज्वाइन करते हैं तो भी स्टूडेंट इस डिस्टेंस को हम इक्वल ही लेट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो एलिमेंट हमने लेट किया है ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, ड्यू टू विच ये जो EP है उसको FP के इक्वल बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें पता है कि भाई बायोट-सावर्ट लॉ के लिए हमें एलिमेंट चाहिए, तो एलिमेंट की लेंथ चाहिए, एलिमेंट में करंट चाहिए, और एलिमेंट और एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो है एंगल भी जरूरी होता है थीटा। क्लियर स्टूडेंट? तो नाउ सारी चीजें हमने लेट कर ली हैं, और यहां पर जो है बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से
पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट सपोज दैट कि एलिमेंट जहां से स्टार्ट होता है वहां तक का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो फाई है, और जहां से ये एंड होता है वहां तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है डेवर फाई। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर एक एंगल लेट कर लेते हैं कि फाई एंगल से स्टार्ट करके डी फाई एंगल तक में एलिमेंट है, और यहां पर वो जो एंगल जिसमें एलिमेंट बन रहा है हमारा वो डेवर फाई। क्लियर स्टूडेंट? अब भाई हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है डेवर बी, ये अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ क्या होगा, तो भाई ये म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट होता है बायोट-सवार्ट लॉ में। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट है आई वही इस एलिमेंट में भी करंट होगी, इसका जो लेंथ है डेवर एल इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिमेंट एंड एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच एंगल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड एलिमेंट से पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस x के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। नाउ स्टूडेंट यहां पर जो डेवर एल है ये भी कांस्टेंट नहीं है, थीटा एंगल भी अलग अलग एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो एंगल थीटा है वो भी डिफरेंट होने वाला है, और जो वैल्यू होगी पॉइंट P से डिफरेंट एलिमेंट की वो भी वेरी होने वाली है। इट मींस एल डेवर एल थीटा एंड एक्स, 3 वेरिएबल्स इस इक्वेशन में प्रेजेंट हैं जो कि वेरी कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो भाई इसका इंटीग्रेशन करके भी हम पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए डायरेक्ट इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अगर हमें पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना ही है तो हमें भाई यहां पर डेवर एल थीटा एंड एक्स जो कि 3 वेरिएबल है जो कांस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें इनको कांस्टेंट बनाना होगा, इन सबको चेंज करना होगा किसी एक वेरिएबल में। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ ज्योमेट्री और यहां पर लेट करनी होगी। तो भाई पॉइंट E से FP में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस पॉइंट का नेम रखते हैं G। तो भाई पॉइंट E से लाइन FP में परपेंडिकुलर EG ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है EFG, तो राइट एंगल ट्रायंगल EFG में लगाते हैं स्टूडेंट साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, देन एंगल के सामने ये स्टूडेंट मिल रहा है परपेंडिकुलर EG, एंड हाइपोटेनस जो है भाई 90 डिग्री जहां पर है वो बेस है, तो हाइपोटेनस बन रहा है हमारा EF, देन स्टूडेंट EG इज इक्वल टू आ रहा है EF साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट? अगेन स्टूडेंट यहां पर ये वैल्यू हमारी x के इक्वल है, तो हम इसे कर सकते हैं सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो एंगल यहां पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट डेवर फाई, आर्क है हमारा EG एंड रेडियस आ रही यहां पर स्मॉल x। फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट स्टूडेंट कई बार हम लोग आर्क को एक लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक उसी तरीके यहां पर हम स्टूडेंट वेरी स्मॉल एलिमेंट है तो इस लाइन को भी हम लोग आर्क डिनोट कर सकते हैं। भाई पॉइंट F से P का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट G से पॉइंट P का डिस्टेंस होने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। बट यहां तो भाई अगर ये x है तो ये भी x ही आ रहा है, यहां तो कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं है यार, क्योंकि इसीलिए आपने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लिया। अब तो ये करेक्ट जा रहा है बिल्कुल। तो EG बाई x, तो भाई EG की जो वैल्यू हुई वो गई x इंटू डेवर फाई। नाउ स्टूडेंट
स्टूडेंट यहां पर दोनों इक्वेशंस में अगर देखें कि इजी मिल रहा है तो इट मींस स्टूडेंट EF की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर सकते हैं डेवर एल, नो प्रॉब्लम। EF की वैल्यू पुट करते हैं डेवर एल, तो भाई डेवर एल साइन थीटा वो हमारा x d फाई के इक्वल आ रहा है। तो यहां से जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली डेवर एल इज इक्वल टू डेवर एल साइन थीटा इज इक्वल टू द x डेवर फाई। तो भाई ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लोग पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऑन पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो भाई इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो डेवर बी इज इक्वल टू बन रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेवर एल साइन थीटा के प्लेस में एक्स डेवर फाई बाई एक्स स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यही इक्वेशन हमारा बनकर आ जाएगा डेवर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेवर फाई बाई एक्स। अगेन स्टूडेंट अगर हम लोग इस फिगर में आते हैं और इन ट्रायंगल EOP में देखते हैं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल EOP यहां पर cos फाई मिलने वाला है स्टूडेंट बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा OP और हाइपोटेनस है हमारा EP, तो OP डिवाइड बाई EP। स्टूडेंट जो वैल्यू है OP की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r क्वेश्चन में गिवन होगी आपको कि पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस में पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो cos फाई इज इक्वल टू OP डिवाइड बाई EP। तो भाई OP की वैल्यू है R, cos फाई इज इक्वल टू R डिवाइड बाई EP की वैल्यू है x। नाउ स्टूडेंट x इज इक्वल टू यहां आ रहा है R बाई cos फाई। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं स्टूडेंट। यहां से इस वैल्यू को जो है यहां पुट कर देते हैं तो स्टूडेंट अब जो इक्वेशन हमारा बन जाएगा वो होगा डेवर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डेवर फाई अपॉन R बाई cos फाई। नाउ स्टूडेंट ये जो इक्वेशन बन गई हमारी डेवर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू cos फाई इंटू डेवर फाई अपॉन स्मॉल r। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि फाई के टर्म्स में केवल अब ये इक्वेशन जो हमारी बनी है इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई आई cos फाई डेवर फाई बाई स्मॉल r। तो ओनली फाई ही एक ऐसा टर्म है जो कि कांस्टेंट नहीं है, अदर देन सारे वेरिएबल्स हमारे कांस्टेंट हैं। देन स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो भाई CD स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल सकती है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर लिमिट रखनी होगी हमें फाई की। तो भाई फाई की लिमिट, फाई की भाई स्मॉल एलिमेंट के लिए लिमिट क्या थी, फाई टू डेवर फाई, फाई टू फाई प्लस डेवर फाई। तो लॉन्ग एलिमेंट के लिए भी हमें यहीं से लिमिट रखनी होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई अगर हम इस एंगल को लेते हैं फाई 1 और ये भाई हमने क्या किया है, हमने यहां पर इस एंगल को पॉजिटिव लिया हुआ है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को पॉजिटिव ले लिया है। तो फिर भाई जो अप्रोक्सीमेशन आपने एक बार कंसीडर कर लिया तो आपको यहां पर एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को निगेटिव लेना होगा। तो फाई 1 आपका निगेटिव हो रहा है एंड स्टूडेंट फाई 2 जो है आपका वो आपका आएगा प्लस फाई 2। तो भाई स्मॉल एलिमेंट के लिए जो लिमिट है वो फाई 2 फाई प्लस डेवर फाई है। तो भाई टोटल जो हमारा स्टेट करेंट कंडक्टर है उसके लिए लिमिट जो है माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2 बनने वाली है। तो स्टूडेंट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट P में, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट P में, उसके लिए हमें करना होगा इक्वेशन को इंटीग्रेट। तो करते हैं इक्वेशन को इंटीग्रेट और लाते हैं अपना फाइनल इक्वेशन।
तो स्टूडेंट करना क्या है भाई, -φ1 से +φ2 तक डेवर बी को करेंगे इंटीग्रेट, -φ1 टू +φ2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई cos फाई डेवर फाई बाई स्मॉल आर। कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे आउटसाइड टू द इंटीग्रेशन, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर। नाउ स्टूडेंट -φ1 टू +φ2 cos फाई इंटू डेवर फाई। तो स्टूडेंट cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर। यहां बनेगा sin फाई -φ1 टू +φ2। नाउ स्टूडेंट b इज इक्वल टू हो गया है हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस sin φ1। हमें पता है स्टूडेंट की साइन के अंदर का माइनस जो हम लोग कर सकते हैं बाहर, तो हो जाएगा ये प्लस। देन b इज इक्वल टू जो इक्वेशन आ रही है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। नाउ स्टूडेंट ये जो डेरिवेशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट P, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। और जो इक्वेशन आ रही है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। नाउ स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड निकली है ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, वो फाइंड आउट हुई है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब स्टूडेंट देखेंगे कुछ इसके स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस नंबर 1, अगर ये हमारा जो पॉइंट है, सॉरी जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट साइज का हो। भाई अगर हम कंडक्टर को लेट कर लेते हैं कि कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट साइज का है, क्लियर स्टूडेंट। देन पॉइंट P से जब हम इसके फर्स्ट एंड को मीट करने के लिए जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट तक जाना होगा, सेकेंड एंड को मीट करने के लिए जाएंगे तो इनफाइनाइट तक जाना होगा। इट मींस स्टूडेंट यहां पर जो एंगल φ1 बनने वाला होगा वो 90 डिग्री होगा और φ2 बनने वाला होगा जो वो भी 90 डिग्री होगा। तो फॉर कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट साइज, फॉर कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट साइज जो B बनेगा स्टूडेंट, पहले तो φ1 इज इक्वल टू φ2 वैल्यू बता देते 90 डिग्री, और फिर जो B बनेगा वो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई स्मॉल आर साइन 90 प्लस साइन 90 होने वाला है। तो यहां पर भाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। देन B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई आई बाई स्मॉल आर न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर और टेस्ला। क्लियर स्टूडेंट। जो सेकंड केस है स्टूडेंट, अगर हमारा पॉइंट P जो है, सेकंड स्पेशल केस में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर पॉइंट P हमारा इस वायर के किसी एक एंड की तरफ हो, फिर क्या होने वाला होगा। अगर पॉइंट P हमारा इस वायर के किसी एंड के पास में हो, इट मींस वायर के एंड C और D में से किसी एक के पास होता है, तो क्या होने वाला होगा। तो स्टूडेंट यहां पर ये हमारा वायर है CD, और अगर पॉइंट P हमारा यहां कहीं पर प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट फर्स्ट एंड से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यही परपेंडिकुलर है और यही एंड से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन है। इट मींस φ2 एंगल जो होगा वो हमारा 0 डिग्री होने वाला है, और जब हम सेकेंड एंड से मीट करने के लिए जाएंगे तो वो एंगल अप्रोक्सीमेट हमारा स्टूडेंट 90 डिग्री बनने वाला है। इट मींस सेकेंड केस में व्हेन पॉइंट P is present at one end of conductor, near to the one end of conductor, then student φ1 की वैल्यू होगी 90 डिग्री
एंड फाई 2 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 0 डिग्री। देन b जो आएगा हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई स्मॉल r साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। स्टूडेंट यहां पर ये हमारा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो नाउ स्टूडेंट ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये टोटल हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई स्मॉल r न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर और टेस्ला। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई इसी फार्मूले से अगर हम इनफाइनाइट साइज के कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, और इसी फार्मूले से अगर हम वायर की किसी इंड के पास में पॉइंट भी प्रेजेंट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला फाइंड आउट करना चाहें, तो यही टेक्निक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमें देखना है स्टूडेंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ बनने वाला होगा वो किस तरीके का होगा। मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई अब देखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड B एंड वायर से पॉइंट की डिस्टेंस R के बीच जो ग्राफ होगा। तो भाई B इज इक्वल टू फार्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई स्मॉल r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की, तो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई स्मॉल r न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। तो यहां जो हम डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करने वाले मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच का, तो वो हम इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए ड्रॉ करेंगे। तो इसमें b जो है हमारा वो 1 बाई r डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला होगा।